इक्विवेलेंट मास को ग्राम इक्विवेलेंट मास भी कहा जाता है या ग्राम इक्विवेलेंस भी कहते हैं, जिसको हम लोग सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इक्विवेलेंट मास का डिफिनीशन क्या होता है? तो इक्विवेलेंट मास का यही क्लियर कट डिफिनीशन है जो हम लोग आज तक डिफरेंट प्रॉब्लमों में इस्तेमाल करते हैं। क्या है? पार्ट बाय मास ऑफ सब्सटेंस विच आइदर रिएक्ट with are produced by one part by mass of hydrogen। ये वन पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन के प्लेस पे हम लोग 11.2 लीटर ऑफ H2 ATHTP भी ले सकते हैं, और 8 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, और 8 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन के प्लेस पे 5.6 लीटर ऑफ O2 ATHTP और 35.5 पार्ट बाई मास ऑफ क्लोरीन, इसके प्लेस 11.2 लीटर ऑफ Cl2 ATHTP इज कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट मास। यही इक्विवेलेंट मास का क्लियर कट डिफिनीशन है जो हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लमों में इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम लोग समझेंगे कि इस डिफिनीशन को अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। तो अब ज़रा इस पार्ट को देखिए ज़रा, इतनी बड़ी डिफिनीशन जो है, जो सारे प्रॉब्लमों में, अब इसके अलावा कोई भी थॉट को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखिए, इसको अब समझेंगे, जान गए कि इक्विवेलेंट मास का डिफिनीशन क्या होता है। अब इसको हम लोग समझेंगे कि ये डिफिनीशन से क्या मतलब। तो देखिए लिखा है, पार्ट बाय मास ऑफ सब्सटेंस विच आइदर रिएक्ट विथ आर प्रोड्यूस्ड बाय वन पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मीनिंग समझेंगे। तो देखिए, ये कहने का मतलब है कि एक वन पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस से, देख रहा है, जितना पार्ट बाय मास, देख रहा है, मैंने कहा कि वन पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन से किसी भी सब्सटेंस का जितना पार्ट बाय मास क्या करे, या तो रिएक्ट करे और नहीं तो उससे क्या हो, प्रोड्यूस हो। आया? मतलब वन पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन से किसी भी सब्सटेंस का जितना पार्ट बाय मास क्या रिएक्ट करे या प्रोड्यूस होता है, वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होता है। यही इसका मीनिंग मतलब है। अब ज़रा देखिए कि वन पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन के प्लेस पे और क्या हम लोग ले सकते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इसकी जगह पे ये बोल सकते हैं कि आर करके 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब वन पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन के प्लेस पे 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में बोलेंगे तो 8 पार्ट हो जाएगा। यही क्लोरीन के टर्म में हम लोग यदि बोलेंगे तो 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन हो जाएगा। तो इज कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट मास। तो मतलब अब सारे के दिमाग में आ गया कि वन पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन बोलिए, चाहे 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन बोलिए, या 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन बोलिए, यदि वो किसी सब्सटेंस से, देख रहा है, जितना पार्ट बाय मास, किसी भी सब्सटेंस का जितना पार्ट बाय मास क्या होगा, या तो रिएक्ट करेगा और या तो वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, तो इज कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट मास। तो उसको हम लोग इसका इक्विवेलेंट मास कहते हैं। ये डिफिनीशन क्लियर कट हुई। अब ये डिफिनीशन हम लोग का मास के टर्म में था कि वन पार्ट बाय मास, ये मास ले। यदि हम इसको सेम चीज़ को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में भी बोल सकते हैं। तो अब जैसे देखिए, ये वर्ड था कि हम लोग जो लिखे थे वन पार्ट, यहाँ पे फोकस होइए, इस वर्ड पे फोकस हो जाइए कि वन पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन था, तो उसके जगह पे प्लेस पे हम लोग 11.2 लीटर ऑफ H2 ATHTP पे भी हम लोग ले सकते हैं। उसके प्लेस पे हम लोग ये चीज़ लिया जा सकता है कि इसके कहने का मतलब क्या है कि देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस H2 गए, देख रहे हैं ATHTP पे
ये जो H2 गैस है उसका 11.2 लीटर देख रहा प्रोड्यूस कर दे, तो जितना उसका अमाउंट और हाइड्रोजन के 11.2 लीटर एसटीपी पे प्रोड्यूस कर देता है, तो वही उस सब्सटेंस का क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा। क्लियर हुआ अब यहाँ पे? तो मास की जगह पे ये इसके टर्म में भी बोल सकते हैं, यदि कोई सब्सटेंस ठीक है ये टीएसटीपी पे 11.2 लीटर ऑफ H2 गैस यदि रिप्लेस करता है, तो उतना जितना अमाउंट इसका रिप्लेस करता है वही उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। अब ये H2 की जगह पे H2 के प्लेस पे हम लोग O2 गैस लेंगे तो 5.6 लीटर होगा, और यदि क्लोरीन गैस लेंगे तो अगेन वही 11.2 लीटर एटीएसटीपी पे होगा। तो अब आगे अब आप देख रहे थे कि जो हम लोग मास के टर्म में बोल रहे थे वही चीज़ ये वॉल्यूम के टर्म में भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अब सारे लोग को ये क्लियर हो गया कि क्या कहना चाह रहे थे। तो यही लर्निंग करने का है कि 1 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन या 8 पार्ट बाई मास ऑक्सीजन या 35.5 पार्ट मास ऑफ क्लोरीन क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस से देख रहे हैं जितना पार्ट बाई मास उसका देख रिएक्ट करे और या तो प्रोड्यूस कर दे, तो वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होता है। यही इसकी क्लियर कट डिफिनीशन है, यही समझने लायक था। अब हम लोग इसको एक प्रॉब्लम से क्लियर करते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं इसी पे, और ये प्रॉब्लम को देख करके इसको समझते हैं कि समझ में आया कि नहीं। जैसे देखिए ये प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन 3H2 plus N2 is equal to 2 ammonia, equivalent mass of N2 and ammonia is respectively, और ये ऑप्शन दिया 40/3, 70 and 17/3, 17/3 and 40/3, 40/5 and 17/5, और लास्ट में नन दिया है। मतलब ठीक है ये रिएक्शन दे करके और N2 और अमोनिया का क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाने का तरीका आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे बैलेंस करके। ये रिएक्शन जो अमोनिया का रिएक्शन था कि इसको बैलेंस करते H2 + N2 = 2 अमोनिया, इसको बैलेंस कर दिया तो यहाँ 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो गया। तो देख रहे हैं 3 2 = 6 और यहाँ पे 3 2 = 6, 6 हाइड्रोजन हो गए, और 1 2 = 2, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब क्या यहाँ पे, तो देखिए 3 2 = 6, 6 हाइड्रोजन है, तो वो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 6 का 6 ग्राम हो गया। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो 1 का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 2 का 28 ग्राम हो गया। और नाइट्रोजन का 40 और हाइड्रोजन का 3, तो 14 और 3 17 हो गया, और 2 है तो 34 ग्राम हो गया। तब आपने देखा कि 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन ने कंबाइंड करके 34 ग्राम अमोनिया बना दिया। अब हम लोग को देखना क्या है कि पता है कि ये हाइड्रोजन के एक पार्ट से देखना है कि हाइड्रोजन के एक पार्ट से कितना पार्ट इसका रिएक्ट किया और कितना पार्ट प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे 6 ग्राम लिखा है, तो इसको हम लोग 1 पार्ट बनाएंगे, तो 6 ग्राम को 6 ग्राम से डिवाइड कर दिए, तो ये एक पार्ट हो गया। इसको हम लोग 28 को भी 6 से और इसको भी 6 से डिवाइड कर दिए, तो इसको डिवाइड किए तो 14/3 पार्ट हुआ, और इसको डिवाइड किए तो 17/3 पार्ट हुआ। देखा 34/6 17/3 पार्ट्स हो गए। तो अब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इस इक्विवेलेंट मास ऑफ अब ये N2 का कितना होगा, तो देख रहा है इसका एक पार्ट से इसका 14/3 पार्ट से रिएक्शन करता है, तो इसलिए नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, 40/3 हो गया। और अमोनिया का कितना हुआ, तो देख रहे हैं इसका एक पार्ट से इसका 17/3 पार्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए इसका 43/3। तो हम लोग का जो ऑप्शन था अब आपको समझ में आएगा कि जो देख रहे हैं, तो पहला ऑप्शन ये, तो इसलिए हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, 14/3 और 17/3। तो हम लोग का ये फर्स्ट ऑप्शन आंसर हमारा क्या हो गया, ये सही हो गया। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम देखेंगे जिससे डिफिनीशन को क्लियर करेंगे। देखिए सेकंड प्रॉब्लम हम लोग का है, ये भी देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सेकंड प्रॉब्लम,
इक्वलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इज, लिख करके, और ये ऑप्शन है 8, 16, 32 और 34 है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग ने H2O2 लिख दिया। तो आप देख रहे हो कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 का यहाँ पे 2 ग्राम हो गया। 2 ऑक्सीजन का, एक का 16 होता है, तो 2 का 32 ग्राम हो गया। तो देख रहे हैं इसके 2 ग्राम से 32 ग्राम करता है। अब हम लोग इसको करने क्या है, तो पता है कि इसके एक पार्ट से इसका कितना पार्ट, देख ना, इसे कंबाइन करता है, वही इसका इक्वलेंट मास होगा जो निकालना है हम लोग को। तो देखिए 2 ग्राम दिया, तो 2 को 2 से डिवाइड किया, तो इसका एक पार्ट हो गया, और वही 32 को 2 से डिवाइड किया, तो ये 16 पार्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक 1 पार्ट से इसका 16 पार्ट रिएक्ट कर रहा है। तो देख रहे हैं, तो यही इसके मतलब कि इसका इक्वलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन H2O2 ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इक्वलेंट मास का डिफिनीसन क्लियर कट समझ में आया होगा।